फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम को, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था 1909 ईस्वी में, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी उस समय भारत में, यानी कि क्या कारण थे इसके पीछे के। हमने 4 पॉइंट में मेंशन किया। सबसे पहला पॉइंट ये था कि 1906 ईस्वी में, जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, और उसके बाद 1906 ईस्वी में ही शिमला डेपुटेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम नेताओं के एक शिष्टमंडल जो थे वो वायसराय मिंटो से मिले और उन्होंने अपने अलग प्रतिनिधित्व का मांग किया। उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रयास से मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी का स्थापना तो कर दिया, अब हमको अपना हिस्सेदारी दीजिए, यानी कि एक हमारा प्रतिनिधित्व दीजिए, हमारा हिस्सेदारी दीजिए। दूसरा ये था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इंग्लैंड में भारत के सचिव मॉर्ले से मिले, उन्होंने भारत में सुधार पर जोर दिया कि भारत में सुधार किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट ये था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये बताया गया था कि बंगाल की प्रशासन में सुविधा के लिए ये विभाजन किया गया, जबकि उनका मकसद था हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ रही एकता को तोड़ना और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एकता जो थी बंगाल में ही बहुत ज़ोरों शोर से बढ़ रही थी हिंदू मुसलमानों के बीच। इसी एकता को तोड़ने के लिए और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए उन्होंने क्या किया, तो बंगाल का विभाजन कर दिया। और ऑफिशियली बयान क्या दिया, आधिकारिक रूप से बयान ये दिया, आधार क्या बताया, तो बताया कि प्रशासन में सुविधा के लिए, क्योंकि बंगाल एक बड़ा प्रदेश है, प्रशासन में दिक्कतें होती है, इसीलिए इसे बांट दिया गया है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के, लेकिन जबकि उनका मकसद अलग था। क्या था, तो इस हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ रही एकता को तोड़ना और उनके बीच क्या डालना, तो फूट डालना। तो इसके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए भी एक सुधार की ज़रूरत थी। तो 1909 का ये भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इस बंगाल विभाजन के खिलाफ उत्पन्न हुए विद्रोह को दबाने के लिए, आक्रोश को दबाने के लिए। चौथा वजह यह था कि कांग्रेस पार्टी भी जो थी, एक तरफ एक स्वदेशी शासन का मांग कर रही थी और सुधार का मांग कर रही थी, है ना, कानून में सुधार का मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द भारत में एक सुधार किया जाए कानून में। और दूसरा क्या, तो भाई भारत में होम रूल का स्थापना किया जाए, यानी कि स्वदेशी शासन भारत में लाया जाए। तो कांग्रेस भी मांग कर रही थी। तो ये 4 पॉइंट थे जिसके वजह से 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये लाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। अब समझते हैं कि इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत के जो सचिव जो लंदन में रहा करते थे, इंग्लैंड में रहा करते थे, इंग्लैंड में ही भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, वो थे मार्ले। और भारत के जो वायसराय थे, जो भारत में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, जो भारत के सर्वेसर्वा थे, वो थे लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो ये बात हम समझ गए, और जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब हम समझते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधानें की गई, क्या क्या मतलब बातें जोड़ी गई, इस अधिनियम के तहत क्या क्या बदलाव किया गया, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला बदलाव हम समझते हैं क्या किया गया, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई। केंद्रीय में फिक्स रखा गया, लेकिन प्रांतीय में क्या किया गया, अलग अलग ढंग से बढ़ाया गया। जैसे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को कर दी गई 16 से 60, जैसा कि इससे पिछले एक्ट 1892 के तहत क्या किया गया था, 10 से किया गया था 16, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधान परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या को कर दी गई 16 से 60। यानी अब सदस्य कितने होंगे केंद्रीय विधान परिषद में, 60 सदस्य होंगे। उसके बाद प्रांतीय में क्या किया गया, तो प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को अलग अलग ढंग से बढ़ाया गया। जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत में सदस्यों की संख्या को कर दी गई 50, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके अलावा पंजाब, बर्मा और असम में सदस्यों की संख्या को कर दी गई 30। तो प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग ढंग से सदस्यों की संख्या को बढ़ाई गई। कुल मिला के इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो सबसे पहला बात याद रखेंगे, इसी एक्ट के तहत 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, केंद्रीय में कर दिया गया 16 से
60 और प्रांतीय में अलग अलग ढंग से बढ़ाया गया, अलग अलग प्रांत में अलग अलग संख्या में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या रहा इस एक्ट का, तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, तो जो भारत के जो वायसराय होते थे उनकी कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी, और उसके बाद भारत के जो सचिव होते थे जो लंदन में रहा करते थे उनकी कार्यकारिणी में भी भारतीय लोगों के नियुक्ति का शुरुआत हो गया इस एक्ट के तहत। यानी कि भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और भारत के सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हो गई। तो याद रखेंगे अभी तक भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस एक्ट के तहत पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। कौन, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको भारत के चौथे वायसराय जो थे मिंटो, उनकी कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, तो शामिल किया गया। पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इसके अलावा भारत के सचिव की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों का नियुक्ति किया जाने लगा। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है, 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड फॉर द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, यानी 2 भारतीय को भारत के सचिव के कार्यकारिणी परिषद में भी 2 भारतीय का नियुक्ति किया गया। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या था भाई, तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, तो इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद यानी विधान परिषद के पावर को बढ़ाया गया, विधान परिषद की शक्ति को बढ़ाया गया। यानी कि विधान परिषद के सदस्यों को ये पावर दिया गया कि अब विधान परिषद के सदस्य पहली बार बजट पे बहस कर सकते थे, बजट पे डिस्कस कर सकते थे। उसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, यानी कि क्वेश्चन पूछे फिर जवाब मिला, फिर क्वेश्चन पूछे फिर जवाब मिला, फिर क्वेश्चन पूछे, यानी कि एक क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन पे जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक क्वेश्चन पूछ सकते थे। और अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है एक क्वेश्चन पूछे, जवाब मिला, संतुष्ट हैं तब भी हम शांत रहेंगे, नहीं संतुष्ट है फिर भी हम शांत रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन पूछने के बाद फिर हम दोबारा उसी क्वेश्चन को लेकर सवाल नहीं कर सकते हैं। वो ये हुआ अनुपूरक प्रश्न। इससे पहले जो दिया गया था अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया इसी एक्ट के तहत विधान परिषद के सदस्यों को, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद के सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर डिस्कस करने का, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, और इसके अलावा सार्वजनिक हितों के विषय पर बहस करने का, विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया, कोई बिल पास करने का अधिकार दिया गया। यानी कि पूर्ण रूप से क्या किया गया, तो विधान परिषद के शक्ति को बढ़ाया गया। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि क्या, तो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार, पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, बिल पास करने का, अब सदस्य जो थे विधान परिषद के वो क्या कर सकते, कोई बिल पास कर सकते थे, मत दे सकते थे किसी बिल के समर्थन में या फिर उसके विरोध में क्या कर सकते थे, मत दे सकते थे, सार्वजनिक हितों के विषय पर डिस्कस कर सकते थे। तो ये अधिकार दिया गया इसी एक्ट के तहत, यानी विधान परिषद के शक्ति को बढ़ाया गया, विधान परिषद के सदस्यों की शक्ति को बढ़ाया गया। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान जिसके वजह से ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम जाना जाता है, ये 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जाना जाता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा, तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज बोया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज बोया गया, कम्युनल इलेक्टोरल का क्या किया गया, तो बीज बोया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। समझ रहे हैं ना, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, तो ये है कि इसी एक्ट के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज बोया गया, यानी सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। इस एक्ट के तहत क्या व्यवस्था किया गया, तो ये व्यवस्था किया गया कि मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए, मुस्लिम नेताओं के लिए, जैसा कि हमने मेंशन किया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया, यानी मुस्लिम लोगों का अब अलग चुनाव होगा, है ना। और
क्या होगा भाई, तो जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़े होंगे और मुस्लिम मतदाता ही उनको वोट देंगे। ये आरक्षण वाला सिस्टम नहीं था, जैसे आज होता है कि सीट जो होता है आरक्षित होता है, कोई सीट आरक्षित होता है एससी के लिए, एसटी के लिए, है ना, या फिर जनरल के लिए। तो ये अलग होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर सीट एससी के लिए आरक्षित है तो वहाँ एससी कैंडिडेट ही खड़े होंगे, लेकिन मतदान हर तरह के लोग, हर समुदाय के, हर धर्म के, हर जात के लोग उनको मतदान करेंगे, उनके लिए मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ जो था ये अलग था, ये पृथक निर्वाचन था, है ना, पृथक निर्वाचन था। इसमें क्या, यानी सेपरेट इलेक्टोरल, यानी कि इसमें क्या था कि उम्मीदवार भी उसी समुदाय के खड़े होंगे और मतदान भी उसी समुदाय के लोग करेंगे। जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था, तो इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव में खड़े हो सकते थे और मुस्लिम मतदाता ही, मुस्लिम लोग ही उनको वोट भी दे सकते थे, बाकी दूसरा लोग उनको वोट नहीं दे सकते थे। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरल, है ना, यानी कि पृथक निर्वाचन, जिसको पृथक प्रतिनिधित्व, है ना, भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि पृथक प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, तो उपबंध किया गया इसी एक्ट के तहत। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया। इस अधिनियम ने क्या किया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया, यानी सरकारी मुहर लगा दिया क्या चीज़ पे, तो सांप्रदायिकता जैसी बुरी चीज़ पर, है ना, क्या लगा दिया गया, तो सरकारी मुहर लगा दिया। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया, यानी कि जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय के वायसराय, उन्हीं को क्या जाना जाता है भारत में, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा, है ना, ऐसा घटिया काम उन्होंने किया था। क्यों किया था, तो उनका मकसद था भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच जो एकता बढ़ रही है उसमें दरार पैदा करना, उसको बांटना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, उनके बीच की खाई को बढ़ाना, उनके बीच दूरी बढ़ाना, है ना, और वो अपने मकसद में सफल भी हुए। और यहीं पर जो बीज बोया गया, जिसका परिणाम आगे चल के बहुत दुखदाई निकला, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, है ना, भारत का बंटवारा, ये बहुत दुखदाई परिणाम निकला। यानी कुल मिला के कहें तो वो अपने मकसद में सफल हुए, उनका जो उद्देश्य था उसमें वो सफल हुए। इसी वजह से वो, यानी कि वो धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ा रहे थे। जैसे उन्होंने 1906 में क्या किया, तो मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया, मुस्लिम नेताओं को चढ़ा बढ़ा कर उनका, यानी मुस्लिम लीग का स्थापना करा दिया। उसके बाद क्या किया, तो बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी कि फूट डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा था उनके द्वारा, क्योंकि बंगाल में जो था उस समय बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता था, तो इसीलिए बंगाल को ही टारगेट किया, है ना, ब्रिटिश सरकार ने। तो यहाँ पे हमने देखा इसके लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया, अलगाववाद की भावना पैदा करने के लिए, है ना, खाई बढ़ाने के लिए, ताकि ये लोग अलग अलग इनका सब कुछ करेंगे तो अलग अलग ये सोचेंगे, है ना, एक साथ नहीं सोचेंगे। एक साथ मतलब कि कोई भी किसी भी निर्णय के लिए एक साथ नहीं सोचेंगे, सबके लिए नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। तो ये उनका चाल था, ये उनका नीति था, जिसमें वो सफल भी हुए। तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है भारत में। उसके बाद इसी यानी कि यही वजह था, यही इस एक्ट का सबसे बड़ा प्रावधान था, सबसे बुरा प्रावधान था भारत के लिए, जिसके वजह से गांधी जी ने इस मार्ले मिंटो सुधार के विषय में गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने क्या कर दिया, तो हमारा सर्वनाश कर दिया। और लॉर्ड मिंटो ने खुद कहा कि हमने एक ऐसे जहर का बीज बोया है जिसका परिणाम भविष्य में दुखदाई होगा, बहुत दुखदाई होगा। हमने एक ऐसे जहर का बीज बोया है जिसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, दुखदाई होगा। जी कौन कह रहे हैं, तो लॉर्ड मिंटो खुद कह रहे हैं इस एक्ट के बारे में। तो हुआ भी दोस्तों, इसका परिणाम बहुत दुखदाई हुआ भी भविष्य में, हमने देखा भी है, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है और हम आगे पढ़ेंगे भी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ना, ये हम समझ गए। अब इस एक्ट का एक छोटा सा प्रावधान, छोटा सा बात है जो जान लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में, यानी इस एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या को तो बढ़ाई गई। तो अब क्या हो गई भाई, तो केंद्रीय विधान परिषद जो था उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी, प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। तो अब क्या हो गया कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या अभी भी अधिक थी, यानी केंद्रीय विधान परिषद में जो अंग्रेजी सदस्य, सरकारी सदस्य मतलब अंग्रेजी सदस्य, है ना, उनकी संख्या अभी भी अधिक थी केंद्रीय विधान परिषद में।
यानी वो लोग बहुमत में थे केंद्रीय विधान परिषद में, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या जो है प्रांतीय विधान परिषद में क्या हो गई, बढ़ गई। यानी प्रांतीय विधान परिषद में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या में वृद्धि हो गई। यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है क्या चीज़ में आ गए, बहुमत में आ गए। यानी भारतीय सदस्य क्या चीज़ में आ गए, बहुमत में आ गए। तो ये था इस एक्ट का पूरा प्रावधान। हमने पूरे प्रयास से कोशिश किया है कि इस एक्ट से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि परीक्षा में, एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट अगर इस एक्ट से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से पूछा जाता है, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह आगे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।